नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के एक और क्लास में। आज की इस क्लास में 10 जून 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संकलन होगा और तमाम जानकारी मैं यहाँ पर आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ। जो भी संबंधित चीजें होंगी, जो पॉसिबिलिटी होगी संबंधित प्रश्नों को पूछे जाने की, वो सारी चीजें इस सीरीज में हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, जो लोग पहली बार हमसे जुड़े हैं, आपको बता दूं ये बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। यहाँ से अपनी प्रिपरेशन को आप बेहतर बना सकते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। दरअसल पिछले क्लास में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि हालिया जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कितना स्कोर के साथ कौन से स्थान पर है। देखिए, इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 67.99 अंक के साथ भारत 10वें स्थान पर है। अच्छा, सभी विकल्प में आपको 10वां स्थान दिख रहा है, लेकिन अंक जो है यहाँ पर इसके आधार पर हमने विकल्प नंबर ए को चुना है। अभी रिसेंटली कई एग्जाम ऐसे आयोजित हुए हैं जहां पर किसी भी सूचकांक को लेकर अगर हम देखें तो वो स्कोर भी पूछा गया है। तो अब का जो बदलता हुआ समय है, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए रैंक तो सभी लोग याद कर लेते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो या फिर वो राज्य स्तर पर। दोनों के संदर्भ में आप स्कोर के साथ साथ यहाँ पर जो रैंक है, यानी कि रैंक के साथ साथ स्कोर भी ध्यान रखेंगे। ये चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अच्छा, करंट अफेयर्स के हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स, टेस्ट सीरीज आदि हैं जो मूलतः करंट अफेयर से संबंधित है, आप स्कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दो, बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर एक केंद्रित है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, चाहे बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बीपीएससी या फिर कोई भी एग्जाम, इसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर होगी। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं यहाँ पर आज के इस क्लास के पहले प्रश्न से। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, हमारे नोट्स इतने अच्छे क्वालिटी के होते हैं, इतनी मेहनत से तैयार होता है, इसलिए एक नॉमिनल सा चार्ज आपसे लिया जाता है। 200, 250, 300 रुपया यहाँ पर बहुत नॉमिनल सा चार्ज है। पिछला आपको सारा मिल जाता है, फिर अगले 1 साल तक आपको मिलता रहता है। तो 200, 250 रुपया मैटर नहीं करता है अगर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ चुके हैं, और ऐसे में करंट अफेयर्स के लिए 200, 300 रुपया खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। क्योंकि करंट अफेयर्स अगर बीपीएससी एग्जाम की बात करें तो 35 प्रश्न, तकरीबन 35 से अधिक ही करंट अफेयर्स से होंगे। तो इस चीज को लेकर प्रिपेयर रहिएगा। चीजों को बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, और वो प्लेटफॉर्म हम आपको प्रदान कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो लोग हमसे जुड़े हैं, बहुत फायदा आपको मिलेगा। बस यहाँ पर हमारे साथ पूरी निरंतरता के साथ बने रहिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने हाल ही में राजगीर स्थित पुलिस, यानी कि बिहार पुलिस अकादमी के विस्तार की घोषणा की है। अभी समाचार पत्रों की सुर्खियों में है, और यहां पर हमने पूछा कि बताएं कि इसका उद्घाटन किस वर्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिए, यहाँ पर अभी हाल ही में इसके विस्तार की घोषणा हुई है। हम ये चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन एक्चुअली बात यहाँ प्रश्न के रूप में हमसे पूछा गया है कि इसका उद्घाटन किस वर्ष किया गया था। तो वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। जो बिहार के, अगर क्रम की दृष्टिकोण से हम बात करें तो बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, और बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान में झंडा फहराने वाले, ये मतलब सर्वाधिक बार झंडा फहराने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 17 बार इन्होंने यहाँ पर तिरंगा फहराया है। ये चीजें ध्यान आप लोग रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, बिहार सरकार ने राज्य में पुलिस के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी के विस्तार की घोषणा की है। अब ये घोषणा जो हुई है, इसके अगर हम अंतर्गत देखें तो अकादमी में 4000 सिपाहियों को एक साथ प्रशिक्षण देने की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। अच्छा, इसमें एक बात समझिएगा, हालांकि वर्तमान समय में यहाँ पर केवल दारोगा और डीएसपी रैंक के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन अब सिपाही स्तर के प्रशिक्षण के लिए भी आधुनिक सुविधाएं यहाँ पर विकसित की जाएगी। इसी को लेकर अभी घोषणा हुई है, जिसकी संख्या बढ़ाकर यहाँ पर 4000 किए जाने को लेकर बात कही गई है। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक बात और है कि इस पर करीब 12,06,36,000 की अनुमानित राशि खर्च होने का अनुमान है। अब आगे हमने एक और जानकारी लिखा कि राजगीर की यह अकादमी अब राज्य का सबसे बड़ा सिपाही प्रशिक्षण केंद्र बनने जा रहा है। तो अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यह अकादमी 133 एकड़ में फैली हुई है, और इसका उद्घाटन 2018 में
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। अब चूंकि ये सारी चीजें खबरों में है, तो इस अकादमी को लेकर एक जानकारी ये भी है कि 2020-21 में केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से भी इस अकादमी को सम्मानित किया जा चुका है। क्योंकि बात यहाँ पर बिहार पुलिस की हो रही है, इस संदर्भ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में बिहार पुलिस महानिदेशक अर्थात डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है, तो विनय कुमार है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये सभी आपसे पूछे जा सकते हैं। जो घोषणा हुई है, क्या क्या चीजें संचालित होगी, कितनी इसकी क्षमता होगी, वो चीजें यहाँ पर हमने दर्शा दिया। क्योंकि बिहार के संदर्भ में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो निश्चित तौर पर ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा प्रश्न भी बिहार से ही रिलेटेड है कि बिहार सरकार ने हाल ही में बाल श्रमिक आयोग का गठन किया है। बताएं कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए, अभी हाल ही में 2 आयोग का गठन हुआ। इससे पहले पिछले क्लास में हमने जानकारी दिया था कि 3 नए आयोग का गठन किया गया है, वो चीजें भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी बाल श्रमिक आयोग के गठन की बात करें, जो हुआ है, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अशोक कुमार को, जो कि मूल रूप से बिहार के पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं। अब आइए इसको लेकर हम चीजों को देखते हैं। देखिए, बिहार सरकार राज्य में सामाजिक न्याय और कल्याण को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के आदेश पर 2 महत्वपूर्ण आयोगों, जिनमें कि महिला आयोग और बाल श्रमिक आयोग का पुनर्गठन किया गया है, ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, बिहार के राज्यपाल कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान है। और आपको ये ध्यान रखना है क्रम की दृष्टिकोण से, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्रम की दृष्टिकोण से बिहार के 42वें राज्यपाल हैं, ये ध्यान रखें। तो 2 नए आयोग का जो गठन किया गया, या फिर बोले पुनर्गठन किया गया है, महिला आयोग और बाल श्रमिक आयोग। अच्छा, बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो अशोक कुमार को बनाया गया है या फिर नियुक्त किया गया। और आपको ध्यान रखना है कि उपाध्यक्ष के रूप में अरवल जिले के अरविंद कुमार सिंह को चुना गया है। तो ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती अफसरा, जो कि समस्तीपुर की है, इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिए। अच्छा, ये तो 2 आयोग की बात हुई, महिला आयोग और बाल श्रमिक आयोग। इससे पहले पिछले ही क्लास में हमने आपको जानकारी दिया था कि बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदायों के अधिकार की रक्षा के लिए हाल ही में 3 राज्य आयोग का गठन किया गया। ये कौन कौन से हैं, तो अनुसूचित जनजाति आयोग, स्वर्ण आयोग और अल्पसंख्यक आयोग। एक चीज यहाँ पर डिफरेंस आप देख रहे होंगे, यहाँ पर बात हो रही है समाज के विभिन्न समुदायों के अधिकारों के लिए, एक शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ समुदाय, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बिहार सरकार ने राज्य में सामाजिक न्याय और कल्याण को सुदृढ़ करने की दिशा में कदम उठाए। ये जनरली सभी के लिए है, ये महिला आयोग और बाल श्रमिक आयोग। तो ये चीजें यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए। अभी अगर हम इस समय तक बात करें तो 5 आयोग की गठन हुआ है, मतलब स्थापना किया गया, जिनमें 2 का पुनर्गठन यहाँ पर किया गया। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, ध्यान आप लोग रखेंगे। क्योंकि बात बिहार की हो रही है, तो ऐसे में हमने अभी चर्चा किया था कि बिहार के जो राज्यपाल हैं कौन है, मौजूदा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जिन्होंने 41वें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर का स्थान लिया। तो आरिफ मोहम्मद खान बिहार के 42वें राज्यपाल हैं, विशेष रूप से यह ध्यान रखिएगा। अच्छा, बिहार राज्य की बात करें, ये कब अस्तित्व में आया था, तो 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। ऐसे में यहाँ पर कुछ पॉइंट हमें नजर आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखती है, वो चीजें हमने यहाँ पर दर्शाया है। आप देख सकते हैं कि इस वर्ष 2025 में बिहार का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अब स्थापना दिवस को लेकर अगर हम इसके थीम की बात करें तो 2025 में 113वें बिहार दिवस का थीम है उन्नत बिहार विकसित बिहार। और 2024 में इसका कोई भी थीम नहीं था। मैंने कई बार डिस्कस किया है कि 2024 में 112वां दिवस जो मनाया गया, कोई भी राजकीय उत्सव या फिर राजकीय आयोजन नहीं हुआ था, जिस वजह से कोई थीम नहीं है। 2023 में युवा शक्ति बिहार की प्रगति, फिर 22 में 110वें बिहार दिवस की थीम थी जल जीवन हरियाली। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, ये चीजें कई बार हम आपको बतला चुके हैं, रिविजन पर्पज से आपके बीच हमने रखा है। चलिए अब यहां पर हम आते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तीसरा प्रश्न है कि विश्व बैंक की हालिया जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार बताएं कि भारत में पिछले 11 वर्ष में लगभग कितने लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है इससे बाहर निकले हैं, कितने लोग, ये यहां पर पूछा गया है। और जो रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है विश्व बैंक की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के आधार पर राइट आंसर है लगभग 27 करोड़ लोग इससे बाहर निकले हैं, अत्यधिक गरीबी वाली जो श्रेणी है उससे बाहर निकले हैं। अब आइए
संबंधित तथ्यों को देखते हैं। देखिए, विश्व बैंक की हालिया जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 11 वर्षों में 269 मिलियन पीपल, या फिर 269 तकरीबन बोले तो 27 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। और ये रिपोर्ट किसकी है? विश्व बैंक की रिपोर्ट है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखें। यहाँ पर सभी जो पॉइंट आप देख रहे हैं अपने आप में एक प्रश्न है, इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। हमने प्रश्न यहीं से अरेंज किया, तो इसमें आपको ध्यान रखना पिछले 11 वर्षों में 27 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले। दरअसल वर्ष 11-12 में अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की जो संख्या थी, एक्चुअली विश्व बैंक के अनुसार ये 344.47 मिलियन, यानी कि 34.44 करोड़। तो इससे घटकर 75.24 मिलियन, तकरीबन 7.52 करोड़ हो गया, जो यह दर्शाता है कि गरीबी दर 27.1% से घटकर अब 5.3% रह गया है। प्रतिशतता में भी यहाँ पर चीजों को आप ध्यान रखेंगे, और ये सभी चीजें संबंधित है विश्व बैंक की रिपोर्ट से। अच्छा, इस रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कि गरीबी रेखा का आकलन $3 प्रतिदिन, यानी कि 2021 की कीमतों पर यह आधारित है, मतलब 2021 पर यह आधारित है। तो प्रतिदिन $3 के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार यह किया गया है, मतलब जो गरीबी रेखा का आकलन किया गया है इसके आधार पर किया गया है। यानी कि 2024 तक, इस समय तक भारत में करीब 5.44% लोग ऐसे हैं जो कि प्रतिदिन $3 से भी कम खर्च में जीवन जी रहे हैं या फिर जीवन यापन कर रहे हैं, यानी कि औसतन $3 खर्च कर रहे हैं। ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखें। अच्छा, गरीबी का आकलन ये जो खास करके रिपोर्ट में इस आधार पर हुआ है। लेकिन एक जानकारी और, बिहार सरकार ने कुछ समय पहले जो घोषणा की थी कि प्रत्येक गरीब परिवार को 2 लाख रुपए दिया जाएगा, तो ऐसे में गरीब परिवार बिहार सरकार ने किसे माना था, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो जिस भी परिवार की जो मासिक आय है 6,000 रुपये से कम है, पूरे परिवार की, किसी एक आदमी की नहीं, पूरे परिवार की, मतलब जिसकी भी मासिक आय 6,000 रुपये से कम है, वैसे परिवारों को बिहार सरकार ने गरीब की संज्ञा दिया था। तो ये चीजें भूलिएगा मत, ध्यान रखना आपको। चलिए, अगला पॉइंट इस रिपोर्ट से संबंधित अगर हम बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाकों में गरीबी जो है ये 18.4% से घटकर 2.8% हुई है, जबकि अगर हम देखें शहरी इलाकों में ये 10.7% से गिरकर 1.1% पर आ गई है। यानी कि ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरों में गरीबी मतलब ज्यादा कम यहाँ पर हुआ, और ये नाम मात्र के बराबर है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। साथ ही यहाँ पर बिहार को लेकर भी बातें हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे 5 राज्यों में 2011-12 में देश के 65% बेहद गरीब रहते थे। लेकिन इसका खंडन करते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि 22-23 तक गरीबी कम करने में सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं 5 राज्यों का भी रहा है। तो इस रिपोर्ट से संबंधित जो भी पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीजें यहां पर हमने रखा है। मुझे लगता है कि यहीं से यहां प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सभी चीजों को बारीकी से ध्यान रखिएगा, इस एक्सप्लेनेशन में ये जो डेटा है वो बहुत मैटर करेगा, ये तमाम चीजों को आपको याद रखना है। चलिए, अच्छा, मिलियन जो मतलब यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है, बहुत सारे लोग मिलियन समझते हैं और कुछ लोग नहीं भी समझते हैं। जो मिलियन होता है, जैसे 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। चलिए, चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पुरुष क्रिकेटर को हाल ही में आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2025 के लिए चुना गया है। देखिए, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की जो शुरुआत है वो दरअसल 2021 में हुई थी। अभी यहां पर प्रश्न में क्या है कि मई 2025 के लिए पुरुष कैटेगरी का जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है ये किन्हें चुना गया है, तो मोहम्मद वसीम को, जो कि यूएई के क्रिकेटर हैं, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, वही चीज यहाँ पर लिखा है कि पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह अवार्ड दिया जाता है, यानी कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का, प्लेयर ऑफ द मैच मंथ या फिर प्लेयर ऑफ द मंथ का ये अवार्ड दिया जाता है। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। इसकी शुरुआत हुई थी आईसीसी द्वारा जनवरी 2021 में। 2025 मई महीने में जो दिया गया, आप इन दोनों को यहाँ पर देख सकते हैं। पुरुष कैटेगरी में मोहम्मद वसीम को, जो कि यूएई के हैं, और महिला वर्ग में चोले ट्राइन को, जो कि दक्षिण अफ्रीका की है, जो इन्हें आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये तो बात यहाँ पर मई 2025 से संबंधित हुई। लेकिन अगर हम 2025 में पूरी सूची की बात करें, जनवरी में किसे मिला, फरवरी, फिर मार्च, फिर
अप्रैल में किसे मिला, वो चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इस सूची में 2 बार भारत का नाम आपको दिखेगा, एक फरवरी महीने वाले में और एक मार्च महीने वाले में। यहाँ पर देखेंगे पुरुष कैटेगरी में फरवरी में शुभमन गिल को मिला और फिर मार्च अगले महीने में ही पुरुष कैटेगरी में श्रेयस अय्यर को मिला। तो ये 2 बार 2025 में भारत ने अपने नाम कर चुका है। तो ये कंप्लीट सूची है जो आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि जो नया होगा वही पूछा जाएगा, इसमें आपको एग्जाम में जनवरी वाला भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, पॉसिबिलिटी है कि यहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। चूंकि ये इंपॉर्टेंट है तो इस लिहाज से आप ध्यान रखेंगे। चलिए आते हैं हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में जितने भी अभ्यर्थी लगे हुए हैं, अब समय है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का, क्योंकि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना एक बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है और पूरी मेहनत से हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यही वाला वो कोर्स है जिसमें आपको ये चीजें मिलेंगी। अगर आप मूलतः बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा इस कूपन कोड के साथ। अच्छा, जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं, आपको ध्यान रखना है कि इसका अगला जो प्रैक्टिस पेपर है वो आपको 11 जून 2025 को 9 बजे शाम में मिलने वाला है। ये टेस्ट 9 बजे शाम में ही होता है और प्रत्येक 3 दिन के अंतराल पे होता है। तो अगला टेस्ट 11 को, फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना नेक्स्ट जो है वो शेड्यूल हमने वहां पर डाल दिया ऑलरेडी। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको शेड्यूल दिखेगा। निश्चित तौर पर वही टाइम पर आपको ये टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। हालांकि टेस्ट छूट भी जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका छूटा, मान लीजिए 1 से 7 नंबर तक आपका छूटा हुआ है तो आप उसे दे पाएंगे। और तमाम जो टेस्ट हैं आप चाहें तो अपने पीसी कंप्यूटर में भी मोबाइल के ही लॉगिन आईडी पासवर्ड से दे सकते हैं। इसी कोर्स में वो चीजें आपको मिल रही है। इस कोर्स के बेनिफिट की बात करें तो ये तमाम चीजें इसमें मिलेंगी। करेंट अफेयर्स का पूरा पैकेज भी है, तमाम पीडीएफ को आप प्रिंट भी कर पाएंगे। ये तमाम चीजें मिल रही है। इसी में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा 17वीं के लिए। और ये चीजें आप कैसे प्राप्त करेंगे? इस कूपन कोड के जरिए, इस कोर्स को मतलब ज्वाइन करके। चलिए आते हैं यहां पर 5वें प्रश्न पे। देखिए 5वां प्रश्न है कि भारत और इंग्लैंड के बीच आयोजित होने वाली टेस्ट सीरीज या फिर श्रृंखला का नाम बदलकर अब हाल ही में क्या कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो नाम है ये किया गया एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। इन दोनों महान क्रिकेटर के सम्मान में ये नाम परिवर्तित करते हुए इनके नाम पर रखा गया, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। आइए समझते हैं इसको डिटेल में। देखिए इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी कि ईसीबी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने भारत और इंग्लैंड के बीच आयोजित होने वाली टेस्ट श्रृंखला का जो नाम है ये एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम पर रखे जाने को लेकर अभी हाल ही में संयुक्त घोषणा की है। ये जो ट्रॉफी है इन दोनों महान खिलाड़ियों के सम्मान में मतलब घोषित किया गया या फिर ये घोषणा हुई है। आप यहाँ पर सचिन तेंदुलकर जो भारत के हैं और वहीं पर यहाँ पर एंडरसन को देख सकते हैं जो कि इंग्लैंड के हैं। तो ये चीजें यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना है आपको। अच्छा, अब तक की बात करें तो अब तक दोनों देशों के मध्य आयोजित होने वाले इस टेस्ट श्रृंखला को इंग्लैंड में एक्चुअली में एक पटौदी ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था, जबकि भारत में एंथनी डी मेलो ट्रॉफी इसे कहा जाता था। मतलब दोनों देशों के मध्य जो ये ऐतिहासिक टेस्ट श्रृंखला आयोजित होती है तो दोनों जगह मतलब जो दोनों देशों के बीच आते थे उसमें से भारत में से कहा जाता था एंथनी डी मेलो ट्रॉफी, जबकि यहाँ पर खास करके इंग्लैंड की बात करें तो यहाँ पर पटौदी ट्रॉफी के नाम से इसे जाना जाता था। अच्छा, दोनों देशों के मध्य इसकी जो शुरुआत हुई थी टेस्ट प्रतियोगिता की ये 1951 में हुई थी। अब चूंकि बात यहाँ पर एंथनी डी मेलो की हुई है जो कि भारत में इसे जाना जाता था इस नाम से। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा एंथनी डी मेलो जो है ये बीसीसीआई के पहले सचिव थे, यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के ये पहले सचिव थे, जबकि बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष की बात करें तो ग्रांट गोवन थे। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान आपको रखना है। तो ये नई ट्रॉफी का नामकरण जो हुआ एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, ये तो ध्यान रखेंगे ही, लेकिन इसके अतिरिक्त टेस्ट क्रिकेट में कुछ प्रमुख या फिर प्रसिद्ध ट्रॉफियों की बात करें तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित होता है, और वहीं पर दूसरा है रिचर्ड्स बोथम ट्रॉफी जो इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच, और नेक्स्ट है क्रो थार्प ट्रॉफी जो कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच आयोजित होता है। तो ये ध्यान रखिए। अच्छा, भारत के संदर्भ में ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये खबरों में है तो पूछा जा सकता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सी ट्रॉफी होती है टेस्ट क्रिकेट में। तो ध्यान रखिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्रिकेट की बात हो रही तो अभी हाल ही में आपको ध्यान रखना है कि आईपीएल का 18वां संस्करण संपन्न हुआ है और ये चीजों को लेकर विस्तृत तौर पर हमने जानकारी आपको दिया है। इसका टेस्ट भी उपलब्ध किया है, एक सेपरेट वीडियो भी हमने आपको दिया था, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। 5 जून 2025 वाला जो क्लास है उसमें हमने आईपीएल से ही संबंधित प्रश्न आपको करवाए हैं। अगर आपका छूटा हुआ तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए, प्रत्येक वर्ष 8 जून को
दुनिया भर में विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है? बताएं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे कब आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी? देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे मान्यता मिली थी 2008 में, लेकिन ये पहली बार 2009 में सेलिब्रेट किया गया था या फिर मनाया गया था। यहाँ पर वो चीजें हमने लिखा है कि प्रत्येक वर्ष 8 जून को दुनिया भर में विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि इस दिन का उद्देश्य महासागरों के महत्व को उजागर करना और उसके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ये इसका मूल उद्देश्य है। इसी को लेकर ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2025 में अगर हम इसके निर्धारित विषय यानी कि थीम की बात करें तो ये थीम है आश्चर्य जो हमें बनाए रखता है उसे बनाए रखना, यानी कि वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस, ये इसका निर्धारित थीम है 2025 का। अच्छा, इस वर्ष इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम का जो आयोजन है ये एक जगह नीस है जो कि फ्रांस में है, यहीं पर आयोजित हुआ है। अच्छा, पहली बार कहाँ मनाया गया था? तो विश्व महासागर दिवस पहली बार वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। और आपको ये ध्यान रखना है कि 2008 में, हालांकि ये तो यहाँ पर खास करके पृथ्वी विज्ञान सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था और बनाने की बातें कही गई थी, लेकिन 2008 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई और मनाया गया 2009 में पहली बार। ये चीजें यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एनालेना बेयरबॉक, ये नाम ध्यान रखिए, एक नाम है एनालेना बेयरबॉक, जो कि किस देश की पूर्व विदेश मंत्री है जिन्हें अभी हाल ही में 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है? ये खास करके जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। देखिए, हाल ही में 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में एनालेना बेयरबॉक चुनी गई है। ये जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री है। एक्चुअली यहाँ पर इन्हें आप तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, चुनाव के माध्यम से यानी कि वोटिंग के जरिए मतलब ये चुनाव हुआ। ध्यान रखिए कि एनालेना बेयरबॉक को पक्ष में कुल 167 वोट मिले, जो कि जीत के लिए आवश्यक 88 वोटों से लगभग 2 गुना था। इसके जो प्रतिद्वंदी थे एकदम नाम मात्र का समझिए कि यहाँ पर उन्हें वोट मिला है। तो यहाँ पर इन्होंने वोटिंग में खास करके बहुमत प्राप्त करके मतलब ये खास करके जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई। अच्छा, ऐसे में यहाँ पर एक पॉइंट एराइज होता है कि वह इस पद को संभालने वाली पहली पश्चिमी यूरोपीय समूह की महिला बन गई। इस लिहाज से एक प्रश्न का रूप ये भी ले सकता है। चूंकि बात हो रही है 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तो ये संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। हमने पिछले क्लास में भी ये चर्चा किया था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ये संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसके अध्यक्ष के लिए प्रति वर्ष चुनाव होते हैं। ये 80वीं महासभा के लिए इनका चयन हुआ है, मतलब चुनी गई है बेयरबॉक, एनालेना बेयरबॉक, ये ध्यान रखिए। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक और पॉइंट है, जैसे संयुक्त राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र के मौजूदा व वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, जो मूलतः पुर्तगाल के रहने वाले हैं और यह उनका दूसरा कार्यकाल है। दरअसल वे 2017 में इस पद पर नियुक्त हुए थे। संयुक्त राष्ट्र को लेकर कुछ पॉइंट आपके बीच हमने रखा है कि संयुक्त राष्ट्र के जो 6 प्रमुख अंग हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, और इन सभी में से सबसे बड़ा ये वाला है संयुक्त राष्ट्र महासभा। ये ध्यान आप लोग रखेंगे। अच्छा, चूंकि बात यहां पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की हो रही है तो एक जानकारी और भी हमने आपको कल दिया था, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना है। और ये सदस्य कौन कौन से देश हैं? तो बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और इसके अतिरिक्त लातविया तथा लाइबेरिया। ये 5 देशों का चुनाव हुआ है यूएनएससी के गैर अस्थायी सदस्य देशों के रूप में। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय भाषाओं के लिए स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मॉडल भारत जेन को कितने भारतीय भाषाओं में एआई समाधान प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है? और एक बहुत बड़ी पहल है एआई की दुनिया में भारत का।
ध्यान रखिएगा 22 भाषाओं में, विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अच्छा, 22 भाषाओं को लेकर आपको याद आ रहा होगा संविधान की 8वीं अनुसूची में भी 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अब ध्यान रखिए, भारतीय भाषाओं के लिए स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई आधारित मॉडल भारत जैन हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा दिल्ली में लॉन्च किया गया। इसको विस्तार से समझिए। इसे 22 भारतीय भाषाओं में एआई समाधान प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। दरअसल यह भारत सरकार के साइबर फिजिकल सिस्टम मिशन के तहत विकसित हुआ है और इसका निर्माण आईआईटी बॉम्बे के IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा IOE यानी कि इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग के लिए TIH फाउंडेशन के माध्यम से किया गया है। इसकी जो मतलब शुरुआत हुई है या फिर जो ये बनाया गया, तैयार किया गया, ये भी जरूर ध्यान आप लोग रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, यह मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसे कि शॉर्ट में LLM कहा जाता है, इस परियोजना की बात करें तो ये जनरेटिव AI यानी कि जनरेटिव AI पर केंद्रित है, जो कि टेक्स्ट, भाषण और चित्र तथा वीडियो जैसी विभिन्न प्रकार की सामग्री तैयार कर सकता है। जो कि आपको ध्यान रखना है, जो कि 22 भाषाओं की हम बात कर रहे थे, इन 22 भाषाओं में आम लोग अपनी मातृभाषा में एआई की मदद ले सकता है और मूलतः इसका उद्देश्य भारत के भाषाई और सांस्कृतिक क्षेत्र में एआई विकास में क्रांति लाना है। ये इसका मूल उद्देश्य है। इसको समझिएगा आसान शब्द में, ये चीजें तो हमने यहाँ पर लिख दिया, इसको समझिए। चाहे वो किसान है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो कोई भी शख्स है, कुछ भी जानकारी चाहिए, खास करके कोई टेक्स्ट में जानकारी चाहिए, वॉइस में चाहिए, चित्र में चाहिए, वीडियो के माध्यम से चाहिए, तो ये चीजें खास करके भारत जैन के माध्यम से तैयार हो सकती है। एक प्रकार से ये असिस्टेंट का काम करेगा। तो मतलब ये आपको ध्यान रखना, ये सभी भाषाओं में उपलब्ध है। जैसे सपोज कीजिए किसान को किसी चीज को लेकर जानकारी चाहिए, तो वहां पर वो लिखेंगे अपनी भाषा में, वो जानकारी उधर से वो जनरेट होके आएगी। और ये चीजें किसके माध्यम से पॉसिबल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भारत का स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मॉडल यानी कि एआई आधारित मॉडल भारत जैन से पॉसिबल है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। आने वाला जो युग है, मतलब शुरुआत हो चुकी है एआई की दुनिया की, सभी चीजें पॉसिबल है। जो भी सोच सकते हैं वो सभी चीजें एआई के माध्यम से पॉसिबल हो रही है। और आने वाले दिनों में, आने वाले दशकों में क्या क्या चीजें होंगी दुनिया में, इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि एआई जो अचानक से, भी अचानक नहीं बोल सकते, बल्कि एआई जो धीरे धीरे दुनिया में कदम रखी है, कुछ चीजें ऐसी हुई है, जैसे कि डीप फेक की बात करें, इसको लेकर हमने कई बार चर्चा भी किया है, तो बहुत घातक साबित हो सकता है आने वाले समय के लिए। इसको लेकर खास करके बहुत बड़े जो एलन मस्क, जो खास करके एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं, आप लोग जानते हैं, एलन मस्क का नाम सुने होंगे, उन्होंने भी ये बातें को स्वीकार किया था। खैर उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर अब आते हैं 9वें नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर या फिर स्पिन गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूप यानी कि सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है? देखिए, राइट आंसर यहां पर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि पीयूष चावला अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिए हैं। ध्यान रखिएगा, क्रिकेट के संन्यास को लेकर भी एग्जाम में प्रश्न, बीपीएससी एग्जाम में कई दफा पूछे गए हैं, इसको इग्नोर नहीं करना है। चलिए, 10वां प्रश्न है कि इसरो और डैश ने मिलकर यानी कि किस अंतरिक्ष एजेंसी मिलकर हाल ही में 10 जून 2025 को निजी अंतरिक्ष मिशन एक्सॉम मिशन 4 यानी कि AX4 लॉन्च किया गया है? देखिए, इसका जो राइट आंसर यहाँ पर है ये होगा विकल्प नंबर डी यानी कि नासा के साथ मिलकर ये लॉन्च हुआ है, जो कि एक निजी अंतरिक्ष मिशन है, ये लॉन्च किया है। यहाँ पर ध्यान रखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के साथ मिलकर हाल ही में 10 जून 2025 को एक ऐतिहासिक निजी अंतरिक्ष मिशन लॉन्च की है। मिशन का नाम एक्सॉम मिशन 4 यानी कि X4 है, जो कि एक्सॉम स्पेस कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा है। ये ध्यान रखिए, एक निजी मतलब खास करके अंतरिक्ष मिशन है। अच्छा, यह मिशन 10 जून 2025 को फ्लोरिडा के, अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। अच्छा, इस मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला शामिल थे। तस्वीर में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि इस मिशन में पायलट की भूमिका निभाए थे। तो शुभांशु शुक्ला इस मिशन में शामिल थे, भारतीयों में देखें तो ये चीजें फिलहाल यहाँ पर संबंधित है। आते हैं अगले प्रश्न पे। खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान, खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान विषय यानी कि थीम के साथ निम्नलिखित में से किस तिथि को हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है? देखिए, इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर हमने लिखा है प्रत्येक वर्ष 7 जून को यह दिवस मनाया जाता है। इसके उद्देश्य की बात करें तो सुरक्षित और पोषण युक्त भोजन के महत्व के प्रति वैश्विक जागरूकता फैलाना इसका मूल उद्देश्य है, ताकि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो और अर्थव्यवस्थाएं अधिक मजबूत बन सके। इसको लेकर यह प्रत्येक वर्ष मनाया
मनाया जाता है। 2025 में इसके हम थीम की बात करें तो खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान, यानी कि फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, ये 2025 का इसका निर्धारित थीम है। चलिए अब यहां पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सदस्य बना है। राइट आंसर होगा, इस देश का नाम है निकारागुआ, जो अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला WTO का 101वां सदस्य बना है, मतलब 101वां विश्व व्यापार संगठन सदस्य बना है। ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। देश का नाम क्या है? निकारागुआ। चलिए आज का ये क्लास समाप्त होता है। हम आते हैं आज के इस क्लास के प्रश्न पे। ध्यान रखिए, प्रश्न है कि खीचन और मीनार किस निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, जिन्हें अभी हाल ही में रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है। इसके बारे में तो आंसर आप सभी को करना ही करना है कि मतलब ये किस राज्य में है। साथ ही आप हमें ये भी बताएंगे कि बिहार में कितने रामसर साइट हैं और वो कहाँ कहाँ पर है और कब कब मान्यता मिली है। आज के इस वीडियो का आपका एक प्रकार से होमवर्क मैंने दिया है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, जो जानकारी हम आपको इस कोर्स को लेकर दे रहे थे, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हालांकि बीपीएससी का जो स्पेशल कोर्स है, इसमें भी करंट अफेयर्स का मटेरियल मिलेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो करंट अफेयर्स वाले इस कोर्स को परचेज मत कीजिएगा, आप इसको ही परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको ये तमाम चीजें भी मिल जाएंगी, करंट अफेयर्स भी इसमें शामिल है और इसमें विशेष रूप से टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, यही वाला वो कोर्स है, ये तमाम चीजें मिलेंगी। कूपन कोड अप्लाई करना ना भूलिएगा। यहाँ पर एडिशनल 15% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। एक्चुअल फी है 399, 15% डिस्काउंट मिलेगा। और ये चीजें तभी जाके पॉसिबल हो पाएगी जब आपके अंदर डेडिकेशन है इस एग्जाम को लेकर। अगर आप मूलतः एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।